अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन आपका टीचर और लेकर आया हूँ आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी: projectile motion is two-dimensional motion under constant acceleration due to gravity। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन होता है। क्या मतलब है इसका? एक तो हम ये जान लेते हैं और दूसरा ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर वर्क करता है। ओके, इसको अब हम आसान बना लेते हैं कि एक एग्जांपल की मदद से कि अगर हमारे पास एक मोशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस और हमारे पास वाई एक्सिस आ गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक गेंद है जो कि ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ओरिजिन पर ये गेंद है, मे बी इट इज़ ए फुटबॉल। ओके, ये फुटबॉल है और आपने इसे किक लगा दिया, ठीक है। आपने ज़ोर से इसे हिट किया, तब गेंद ऊपर की तरफ जाएगा, न सिर्फ ऊपर की तरफ बल्कि अलोंग एक्स एक्सिस भी जाएगा, ठीक है, और दूर आकर गिरेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर इसको देखें तो न सिर्फ ये एक्स की तरफ जा रहा है बल्कि ये वाई की तरफ भी जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट अगर आप इस पर देखें तो देखिए ये थोड़ा सा, यानी इतना कितना फासला ये एक्स एक्सिस की तरफ भी जाता रहा और ये वाई यानी ऊंचा ऊंचा भी गया, तब हम इसे कहेंगे कि ये वाई एक्सिस की तरफ भी गया। यानी इसका ये एक्स कंपोनेंट था इस पॉइंट पर और इसका ये वाई कंपोनेंट था। फिर गेंद और आगे चली गई, यहाँ पर आ गई, तो आप नोटिस करेंगे कि इसने अलोंग एक्स एक्सिस कितना फासला तय किया। नोटिस करें ज़रा, ये देखें, इसने इतना फासला तय किया। इसका मतलब ये है कि ये स्टिल मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो इसने न सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ बल्कि अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाई एक्सिस की तरफ भी इसने मूव किया है ना। तो ये दो डायरेक्शंस में, दो डायमेंशंस में मूव कर रहा है। इस पॉइंट पर आकर ज़रा गौर से देखें, इस पॉइंट पर आकर इसने फर्दर वाई की डायरेक्शन में मूव करना रोक दिया है, बट स्टिल इट इज़ मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ओके, फिर जैसे ही ये इस पॉइंट पर आ जाते हैं तब ये एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव कर रहा है, वाई एक्सिस की तरफ भी मूव कर रहा है, बट चूंकि अब ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, दैट्स वाई हमने वाई की डायरेक्शन को नीचे से शो किया। तो एक्स एक्सिस ये इसका वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में न सिर्फ मोशन एक्स एक्सिस की तरफ होता है बल्कि वाई एक्सिस की तरफ भी होता है। दैट्स वाई हम इसे कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। अब इसका मोशन न सिर्फ एक्स की तरफ है बल्कि वाई की तरफ भी है। यहाँ पर इस पॉइंट पर आ जाए तो एक्स की तरफ भी, वाई की तरफ भी, यहाँ पर इस पॉइंट पर आ जाए एक्स की तरफ भी, वाई की तरफ भी। एक लम्हे के लिए वाई की तरफ इसका रुकना, मूव करना रुक जाता है, यानी इसकी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ज़ीरो हो जाती है, लेकिन उस वक्त भी ये मूव करता रहता है अलोंग एक्स एक्सिस और यहाँ तक कि ये आके ग्राउंड पे टकरा जाता है। तो इसकी पूरी जर्नी में ये दो डायमेंशंस में मूव करता रहा, एक्स एक्सिस की तरफ भी और साथ ही वाई एक्सिस की तरफ भी। दैट्स वाई हम इसे कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, ये कहलाता है टू डायमेंशनल मोशन। और ये ऊपर जब जा रहा था तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स थी जो इसे अपनी तरफ, नीचे की तरफ खींच रही थी। यही वजह है कि एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर ग्रेविटी ने इसे अपनी तरफ खींच लिया। तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा था वो कांस्टेंट था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ आ गया। आप किसी भी चीज़ को अगर ऊपर फेंकते हैं तो धीरे वो ऊपर तो जाती है, डेफिनेटली यस। आप अगर अपने हाथ से किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ऊपर तो जाएगी, लेकिन ग्रेविटी उस पर वर्क कर रही है। ओके, तो गेंद डेफिनेटली यस ऊपर तो मूव कर रही है, लेकिन तब एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो इसे मुसलसल खींच रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ।
गेंद यहाँ पर आ जाएगी तब भी इसे नीचे की तरफ खींचेगा, और यही वजह है कि उसकी ऊपर जाने की रफ्तार कम होती चली जाती है, यहाँ तक कि यहाँ पर आकर गेंद रुक जाती है और अगेन वापस आ जाती है। तो इसका मतलब यही है ना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो इसके ऊपर वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ वर्टिकल मोशन में आती है एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल होता है, ठीक है। जो भी चीज़ ऊपर की तरफ यानी वर्टिकल मोशन में रहेगी उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं आगे की, और आगे की बात किस तरह से शुरू कर रहे हैं इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स यस, मिसाइल हम जानते हैं, जो मिसाइल आप यहाँ से रखकर फायर करते हैं और दुश्मन की सरहद के अंदर गिराते हैं, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसी तरह से जब आप क्रिकेट की मैदान में आप छक्का लगाते हैं या चौका लगाते हैं तो तब भी गेंद इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है। फुटबॉल को जो आप किक लगाते हैं वो भी इसी तरह से वर्क करती है, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी एग्जांपल्स प्रोजेक्टाइल मोशन की हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम दो केसेस को अपनी इस बुक के मुताबिक, मैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात कर रहा हूँ, इस बुक के मुताबिक हम फॉलो करेंगे दो एग्जांपल्स को। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल ये है कि जिसमें हम गेंद को थ्रो कर रहे हैं इस हाइट पर खड़े होकर, ठीक है। मैं इस हाइट पर खड़ा हो गया या आप इस हाइट पर खड़े हो गए और आपने एक गेंद को फेंका। याद रहे प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जो वर्टिकल एक्सिस होता है ना, अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बनाऊं यहाँ पर और इसको एक्स एक्सिस कहूँ, इसको वाई एक्सिस कहूँ, तो ये वर्टिकल मोशन है, ठीक है। तो वर्टिकल जो डिस्टेंस है मैं उसे वाई से डिनोट करता हूँ, और वो फासला जो गेंद आगे को तय करेगी मैं उसे एक्स से डिनोट करूँगा बिकॉज इट इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, वर्टिकल फासले को, वर्टिकल डिस्टेंस को मैंने y से रिप्रेजेंट करना है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैंने x से रिप्रेजेंट करना है। अब मेरे पास गेंद है जो मैंने थ्रो की, चूँकि शुरू में मेरे पास फोर्स ज़्यादा थी, दैट्स वाई ये बिल्कुल स्ट्रेट गई है। अब हमने एक बात और याद रखनी है कि जब हम कुछ फार्मूले ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में या इस टॉपिक में हमने एयर रेजिस्टेंस को जो है वो नेग्लेक्ट करना है। ओके, तो अगर हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बॉल एक तो सीधी जा रही है, हाँ ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन ये सीधी जाएगी। सीधी क्यों जाएगी? क्योंकि मेरी एनर्जी ज़्यादा थी, मैंने जो इस गेंद में एनर्जी भरी है वो बहुत ज़्यादा थी, दैट्स वाई ये गेंद ऊपर आगे जा रही है, लेकिन साथ साथ ग्रेविटी भी इसके ऊपर वर्क कर रही है। जैसे जैसे मेरी फोर्स कम होती चली जाएगी ग्रेविटी ज़्यादा होती चली जाएगी, और ऐसे इस तरह से जो मोशन है ये अगेन टू डायमेंशनल हो जाएगा। आप नोटिस करेंगे कि इनिशियली जब मैंने इस चीज़ को, इस बॉल को थ्रो किया था, तो चूँकि वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जब मैं वर्टिकल की बात करता हूँ, जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तब जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है वो ज़ीरो होता है। हाँ, वर्टिकल एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस विल बी जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसका एक्सेलरेशन होगा जी, लेकिन जब आप किसी चीज़ को अलोंग एक्स एक्सिस फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो। ठीक हो गई बात? ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ की, यानी s इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस टाइम्स t प्लस
हाफ जी ए टी स्क्वायर, ठीक है। वेयर एक्सेलरेशन, चूंकि मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक इक्वेशन बन गई है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना ये, ओके। एस से मुराद डिस्टेंस है। अब चूंकि मैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो एस को मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक्स में, क्योंकि वो फासले प्रोजेक्टाइल मोशन में वो डिस्टेंसेस जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस कवर किए जाते हैं उनको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, ओके। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ। हम जानते हैं कि अगर मोशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, ऐसा ही है ना, तो मैं यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देता हूँ और टी स्क्वायर, तब मेरे पास ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी और x इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन का। इसके अलावा मैं अगेन अब मैं बात कर रहा हूँ वाई एक्सिस की। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर न सिर्फ ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है बल्कि वाई एक्सिस की तरफ भी जा रही है, एक्स एक्सिस की तरफ भी जा रही है, वाई एक्सिस की तरफ भी जा रही है, ओके। अगेन मैं इस फार्मूले को कॉपी कर लेता हूँ और नहीं कॉपी नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पर एक्स एक्सिस है। मैं इस फार्मूले को अगेन लिखता हूँ, एस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस टाइम्स टी प्लस हाफ जी टी ऑप्स आसानी हो गई, ओके। एस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, क्योंकि मैं पहले बात कर रहा था एक्स एक्सिस की, अब मैं बात कर रहा हूँ वाई एक्सिस की। तो इसी फार्मूले को यानी मैंने इसी फार्मूले को कॉपी किया, यानी इसी फार्मूले को मैंने दो दफ़ा लिखा है। एक दफ़ा तो यहाँ लिख दिया और दूसरी दफ़ा अब यहाँ लिखने जा रहा हूँ, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस टाइम्स टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वही फार्मूला है, जस्ट पहले मैं बात कर रहा था अलॉन्ग एक्स एक्सिस की, अब मैं बात कर रहा हूँ अलॉन्ग वाई एक्सिस की। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप वाई एक्सिस की तरफ बात कर रहे होते हैं तो वाई एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंसेस होते हैं, जो फासले होते हैं, आप उसे वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना। अच्छा, वो फासले जो एक्स एक्सिस की तरफ होते हैं हम उन्हें एक्स से, और वो फासले जो वाई एक्सिस की तरफ होते हैं हम उन्हें वाई से डिनोट करते हैं, ओके। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अगर आप फिगर को देखें इस पॉइंट पर इनिशियली, तो क्या आपकी गेंद एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है? याद रहे ये स्पेशल केस है, ओके, याद रखिएगा कि ये स्पेशल केस है। इस केस में हम बात कर रहे हैं इस शेप की कि आपने एक हाइट से किसी गेंद को फेंका है, तो इनिशियली हम जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चल रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसका मोशन नहीं है अलॉन्ग वाई एक्सिस, दैट्स वाई इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस विल बी ज़ीरो, है ना, क्योंकि ये इब्तदाई तौर पर इनिशियली ये वाई एक्सिस की तरफ तो मूव ही नहीं कर रही, तो फिर वाई एक्सिस का इनिशियल कंपोनेंट ज़ीरो होगा, है ना। तो हम यहाँ पर ज़ीरो लिख देते हैं और टी लिख देते हैं और प्लस हाफ, ओके। जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो जी हो जाता है और टी स्क्वायर, ओके। देन वाई इज इक्वल्स टू, मैं जानता हूँ ज़ीरो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ख़त्म हो जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एक फार्मूला आ गया। याद रखिएगा, याद दहानी के लिए मैं कह रहा हूँ कि सिवाय लास्ट न्यूमेरिकल के, इस चैप्टर का जो आखिरी न्यूमेरिकल है, उसके अलावा जब भी आपने टाइम फाइंड करना है वो इस फार्मूले से करना है, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल्स में टाइम पूछा जाएगा प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स में, उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सिवाय आखिरी न्यूमेरिकल के। और आखिरी न्यूमेरिकल के लिए जो टाइम का फार्मूला है वो हम ड्राइव करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे स्पेशल केस की, अब हम बात कर रहे हैं जर्नल केस की, ठीक है। एक जर्नल केस आ गया हमारे पास और जर्नल केस के मुताबिक आपका जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल किस तरह से है, इस तरह से है के
के के के ओके। ये है आपके पास एक्स एक्सिस और ये है आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। जल्दी से गलती पकड़ो, जल्दी से मुझे बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ। अरे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। कोई रूल नहीं होता कि यही एक्स एक्सिस होगा वही वाई एक्सिस होगा। बड़ी क्लासों में चलकर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस बना लेंगे, यहाँ पर जेड एक्सिस बना लेंगे, वाई एक्सिस यहाँ बना लेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये रूल नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। मैं जस्ट एक बात आपसे कर रहा था। ओके, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल होता है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ठीक है। तो ये आपके पास एक मोशन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस में मूव कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। मान लीजिए इसका एक थीटा है, हम उसको थीटा कह रहे हैं, एक एंगल है, ठीक है। ओके, याद रहे कि इस इनिशियली ये जो एंगल बन रहा है, ये जो प्रोजेक्टाइल आपका मूव कर रहा है, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। एक इसका अगर आप इसको इस तरह से कर लें तो इसका एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरा कंपोनेंट होगा इसका इस जानिब यानी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ऐसा ही है ना। अच्छा, ये इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं और ये इनिशियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनिशियली जो इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स की तरफ एक वाई की तरफ है, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर इसको जर्नल केस में रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ एक ही फार्मूले से दोनों को, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। ऐसा ही है ना, ये इक्वेशन यकीनन आपने ज़रूर पढ़ी होगी। अच्छा, मैं अब इसी इक्वेशन को 2 दफ़ा लिख लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ताकि अब मैं एक्स एक्सिस की तरफ अलग बात करूँगा और वाई एक्सिस की तरफ अलग बात करूँगा, ठीक है। ओके, नहीं हो रही भैया, क्यों नहीं हो रही? ठहर जाइए, मैं इसको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैं इसे एक तरफ यहाँ लिख देता हूँ और एक और कॉपी ले लेता हूँ और उसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं अब इन दोनों फिगर्स को, इन दोनों इक्वेशंस को लेके चलूँगा। एक को मैं ये कहूँगा कि ये अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन 0 होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, तो अब मैं नई ये इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। वी एफ एक्स इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस ए की जगह अगर मैं यस 0 लगाऊंगा तो ये मेरे पास 0 इंटू टी और मेरे पास फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा। ओके, ये बात तो हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है और उसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसी रफ्तार से वो चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, और इसकी रफ्तार में कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ तक कि ये फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगी। इसका मतलब ये भी है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अगर एक्स एक्सिस में है तो इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ओके, अब हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस की। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू, देखो इनिशियल वेलोसिटी अब इसकी है, याद रहे ऊपर वाली इस स्पेशल केस में हमारे पास ये, चूँकि आपकी बॉल सिर्फ और सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही थी, तब इनिशियली
इसका इब्तदाई तौर पर इसका जो y कंपोनेंट था वो 0 था। लेकिन इस जर्नल केस में हम देख रहे हैं कि न सिर्फ गेंद x एक्सिस की तरफ भी जा रही है बल्कि y एक्सिस की तरफ भी जा रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कंपोनेंट डेफिनेटली यस होगा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस और एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू g में, बिकॉज अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन की। ओके, तो अगर आपको याद हो x एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट होता है वो बराबर होता है वी आई कॉस थीटा के, और वो कंपोनेंट जो y एक्सिस की तरफ होता है वो होता है वी इनिशियल y एक्सिस, इनिशियल कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस टाइम्स साइन थीटा। ठीक है, ऐसा ही है ना। ओके, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा हो जाएगी, है ना। ओके, प्लस अच्छा एक और चीज़ नोट करें कि जब कभी आपका मोशन ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है तो हम g की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारी ज़मीन है, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है? ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है अलोंग टूवर्ड्स द सेंटर नहीं बनता लाइट की तरफ से, ओके ऐसे ले जाते हैं, ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो जब कभी आपकी गेंद अगर ऊपर की तरफ जा रही है जबकि ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो ये क्या एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो जाते? जब ऐसी कंडीशन हो कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट कोई चीज़ आ जाए तब आप उसे नेगेटिव लेते हैं, यानी अब g जो है वो माइनस g हो जाएगा। क्यों? क्योंकि g की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो फिर आपके पास g की कीमत माइनस हो जाएगी। तब अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा तो लिखा ही नहीं था भाई, थीटा प्लस माइनस जी टी। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ये है जर्नल केस की इक्वेशंस, जबकि ऊपर जो हमने बनाई थी वो ये दोनों ये स्पेशल केस की इक्वेशंस थी। ओके, मैं ये जानता हूँ कि वी एफ अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू वी आई एक्स, और वी आई एक्स किसके बराबर है? बराबर होता है वी आई कॉस थीटा के। ठीक है, और अगर मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहूँ वेलोसिटी का, देन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मुझे पता है बराबर होता है अंडर रूट फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर। अरे ये तो वही है जो आपने वेक्टर्स में पढ़ा था, है ना। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला सेम वही है, और इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने एंगल फाइंड करना है तो एंगल हमेशा बराबर होगा टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट यानी वी एफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट यानी वी एफ एक्स, और यूँ हम एंगल भी फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर याद रहे कि अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की जगह आप इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं, उसकी वजह कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, है ना। और फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप करें तो इसकी जगह इस फार्मूले को लिखना पड़ेगा आपको, तब कहीं जाकर आपकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके, उम्मीद है यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये तो था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हमने कुछ चीज़ें फाइंड करनी होती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ठीक है, तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फाइंड कर लेते हैं। क्या मतलब है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का? हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है कि हमारा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी बुलंदी पर जाता है।
यानी मैक्सिमम कितनी है, जाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा वो हाइट जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है ना, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इट इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो मैक्सिमम हाइट अलॉन्ग वाई एक्सिस है और मैक्सिमम हाइट हमारे पास यहाँ पर है। ओके, हाइट हमने फाइंड करनी है, तब हम सिंपल एक फार्मूला लगाते हैं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। अगर आपको ये फार्मूला याद हो, यस इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, यानी इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम अभी तक इक्वेशंस ऑफ मोशन ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हम ये जानते हैं कि ये जो फासला है ये तय हुआ है अलॉन्ग वाई एक्सिस के, ठीक है, ऐसा ही है ना, है ये फासला जो तय हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है अलॉन्ग वाई एक्सिस के। तो हम जस्ट सिंपली A2 एक्सेलरेशन, जाहिर है अगर ये चीज़ ऊपर की तरफ गई है, हम बात कर रहे हैं वर्टिकल हाइट की, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी। अरे ये माइनस जी क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, जबकि आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है अपवर्ड, है ना। तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो जी की कीमत हो गई माइनस। और एस चूंकि हम फाइंड कर रहे हैं हाइट, और हाइट वो जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो हम हाइट को या तो वाई कहेंगे या एच कहेंगे, ठीक है। तो हाइट मैं एच कह देता हूँ, लेकिन अगर वर्टिकल मोशन है तो आप इसे वाई भी लिख सकते हैं। ओके, फाइनल वेलोसिटी, जब भी कोई प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करता है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो होती है, लेकिन जब वो मैक्सिमम हाइट गेन कर लेता है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस हो जाती है 0। वो मज़ीद वाई एक्सिस की तरफ नहीं जाता, और यही वजह है कि फिर वो वहाँ से रिटर्न हो जाता है, वापस आ जाता है, ठीक है, इंतहाई बुलंदी पर। जैसे आप कोई गेंद ऊपर को फेंकें, फॉर एग्जांपल आपने एक गेंद को ज़ोर से ऊपर की तरफ फेंक दिया, अब गेंद जो है वो जाएगी 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 जाएगी, एक हाइट गेन करेगी, लेकिन यहाँ तक आकर वो मैक्सिमम हाइट गेन कर और फिर वो वापस आ जाएगी, ऐसी है ना। तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं, 0 का स्क्वायर माइनस, चूँकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर जो जा रहा है, हम तो ऊपर की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना। तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा, और चूंकि उसका स्क्वायर है तो वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2GH, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर, चूंकि आपने h फाइंड करना है तो 2g यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तब आपके पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आ जाएगा, ठीक है। ये है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम इतनी हाइट गेन करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल की, यानी ये कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो वो कितनी देर तक हवा में रहेगा, और यहाँ तक कि वो आकर दोबारा से ज़मीन को हिट करते, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, यानी कुल कितना टाइम लेगा, वो कितनी देर तक वो हवा में मुअल्लक रहेगा, कितनी देर तक वो हवा ही में रहेगा, इसको कहते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं। देखो एक बात याद रखना कि जितनी हाइट उसने गेन की उतनी ही हाइट वापस आकर उसने लूज कर दी, है ना। जितना वो ऊपर गया, यानी जो उसका ऊपर जाने का सफ़र था वही उसका वापस नीचे आने का सफ़र हो गया। तो जितना फॉर एग्जांपल ये 2 किलोमीटर ऊपर गया तो -2 किलोमीटर ही ये नीचे भी आ गया। इसका मतलब है इसका वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0। बहरहाल हम फार्मूला लिखते हैं S इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 GT
टी स्क्वायर। ओके, एस की कीमत क्या होगी? अरे जितना वर्टिकल फासला उसने तय किया उतना ही फासला उसने वापस आ गया, यानी ज़मीन पर था वो और वापस ज़मीन पर आ गया। वर्टिकल फासला क्या तय किया उसने तय किया 0 इज इक्वल्स टू, चूँकि वो ऊपर गया था, है ना, ऊपर गया था, तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी और टी आ जाएगा +1/2, चूँकि वो ऊपर गया था, चूँकि वो ऊपर गया था तो जी की कीमत होगी नीचे की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी होगी अपवर्ड, नतीजे में -g लगेगा और टी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम ये जो माइनस की वैल्यू है, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, एक स्टेप और ले लेते हैं। वी आई अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। वाई एक्सिस की तरफ कौन सा थीटा होता है? साइन थीटा, और टाइम को वैसे ही लगा लोगे और इसको ओपन करेंगे तो -12 जी टी स्क्वायर। अच्छा, -12 जी टी स्क्वायर इक्वल के उतर जाएगा +12 जी टी स्क्वायर हो जाएगा, +12 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी। ओके, अच्छा, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही है ना? तो ओके, अब 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 वी आई साइन थीटा, और जी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर टी आ जाएगा। दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द टाइम फॉर प्रोजेक्टाइल टू रिमेन इन एयर। जब तक प्रोजेक्टाइल आपका हवा में रहेगा उसका टाइम है। अमूमन हम ये कहते हैं कि हमारा जो मिसाइल है वो 3 मिनट में दुश्मन की सरहद में पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो जब आप इसे लॉन्च करेंगे तो वो टोटल 3 मिनट लेगा और दुश्मन की सरहद में पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3 मिनट से मुराद वो टाइम है कि जब वो हवा में रहेगा। ठीक है, तो ये है, इस फार्मूले के तहत आप टाइम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ रेंज, यानी आपके प्रोजेक्टाइल की रेंज कितनी है, हमारा जो मिसाइल है वो कितनी दूर तक जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अब अगर आप छक्का लगाते हैं तो उसकी रेंज कितनी थी, यानी वो कितनी दूर तक गया। अब जाहिर है इसका मतलब ये है कि रेंज और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर होते हैं। वो फासला जो वो हॉरिजॉन्टली कवर करेगा और वो फासला जो एक्स एक्सिस पर है वो दोनों के दोनों रेंज या एक्स ही होंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। रेंज से मुराद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, एक्स इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। कहाँ पढ़ा था ये फार्मूला? उफ, इतनी जल्दी भूल गए, कमाल हो गया, कमाल हो गया। ये रहा, x ये वो फासला है जो x एक्सिस के अलोंग आप ट्रैवल करते हैं और वो होता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, मैंने इसी फार्मूले को यहाँ पर लिख लिया। अभी तो मैंने आपको बताया कि x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है आप उसे x या r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चूंकि मैंने r फाइंड करना है मैं रेंज फाइंड कर लेता हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा थीटा होता है? कॉस थीटा, साइन थीटा। एक्स एक्सिस की तरफ जो थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, वी आई कॉस थीटा। ओके, तो हम यहाँ लगाते हैं वी आई कॉस थीटा टाइम्स टी। अच्छा, टाइम नहीं लिखते, टाइम की जगह ये वैल्यू भी तो है ना, तो टाइम की जगह टाइम की ये वैल्यू लिख देते हैं। वो है 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो रेंज आपके पास इक्वल आ जाएगी वी आई स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, वी आई और इस वी आई का मैंने स्क्वायर ले, चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर ले लिया, 2 को ले आया साइन थीटा कॉस थीटा और दोनों के नीचे मैंने
g लिख लिया। और मुझे ये पता है, मैं ये जानता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा एक फार्मूला है जिसको जो कि इसको अगर मैं रिवर्स करूँगा तो आएगा sin 2 थीटा। sin 2 थीटा बराबर होता है, अगर आप sin 2 थीटा का फार्मूला ओपन करें तो ये बराबर होगा 2 sin थीटा कॉस थीटा ओवर g एज इट इज़ आ जाएगा। और यूँ मेरे पास रेंज का फार्मूला आ गया, यानी ये है मेरी रेंज। और इस मदद से मैं बता सकता हूँ कि मेरा जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी दूर जाएगा या उसकी रेंज क्या है। ओके, रेंज मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, ये देख लेते हैं। याद रखिएगा, फाइंड कर सकते हैं आप मैक्सिमम रेंज को भी। वो कैसे? फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पर खड़े होकर और ये आगे आपके हाथ में पाइप और आप पौधों को पानी दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास पौधे हैं और ये आपके पास पौधे हैं और आप पानी दे रहे हैं। ठीक है, आपका छोटा भाई आपको छोटा सा भाई बना देते हैं, ये आपको मार कर और भाग गया। भाग गया। ओके, अब आप चाहते हैं कि इसके ऊपर पानी फेंका जाए, तो आप कौन से एंगल पर पानी फेंकेंगे कि बहुत ज़्यादा दूर जाए? देखो, आपका दोस्त, आपका भाई अगर यहाँ पर है और आपके हाथ में अब यहाँ पाइप आ गया है, तो अब आपने कौन सा एंगल बनाना है कि पानी सीधा उसके ऊपर जाकर गिरे। ठीक है, तो ये होगी रेंज, यानी आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के पानी को कितना दूर जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने एंगल क्या बनाना है। आपको याद रहे कि जब दुश्मन की फ़ौज आपके बहुत करीब होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंकर है दुश्मन का और ये बंकर है आपका, तो आप यहाँ से बड़ा एंगल बनाएंगे और इस तरह से रेंज कम कर देंगे। लेकिन अगर वही बंकर काफ़ी दूर है तब आप उसका एंगल ज़रा सा छोटा करेंगे और नतीजे में रेंज उसकी बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप जस्ट एंगल को कम ज़्यादा करके रेंज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रेंज इज़ इक्वल्स टू vi स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू कौन सी होगी? ठीक है, याद रहे याद रहे कि ये रकम मैक्सिमम होगी, तब आपके पास रेंज जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, यानी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब आपके पास रेंज मैक्सिमम होगी। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है? हम जानते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा साइन थीटा आपको 1 आंसर दे सकता है। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। साइन थीटा मैक्सिमम जाता है 1 पर, कॉस थीटा मैक्सिमम जाता है 1 पर और टेन थीटा भी मैक्सिमम जाता है 1 पर। यानी ये बड़े से बड़ा आपको आंसर 1 दे सकते हैं और इसके अलावा ये हमेशा 1 से छोटा ही आंसर देते हैं। आप बेशक करके देख लें, साइन 90 कर लें, साइन 60 डिग्री पर वैल्यू चेक कर लें, 30 डिग्री पर वैल्यू चेक कर लें, 90 डिग्री पर वैल्यू चेक कर लें, 270 डिग्री पर वैल्यू चेक कर लें और 360 डिग्री पर आप इसकी वैल्यूज़ चेक कर लें। तो आपको नोटिस आप करेंगे कि साइन 90 यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग और यहाँ पर तो 0 होगा। तो मैक्सिमम आंसर आपका साइन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 देगा। तो रेंज चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन 2 थीटा के, इसका मतलब ये है कि रेंज मैक्सिमम होगी अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन 2 थीटा वी नो दैट साइन 2 थीटा आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 दे सकता है। ठीक है, और वी नो दैट साइन 90 इज इक्वल टू 1 है ना। साइन 90 इज इक्वल साइन 90 इज इक्वल टू 1। साइन 2 थीटा हमारे पास 1 आंसर होना चाहिए और हम जानते हैं साइन 90 1 के बराबर होता है। तो कंपेयर कर लेते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 देन 2 थीटा, कंपेयर करते हैं 90
then theta is equals to 90 divided by 2, then theta is equals to 45. It means कि आपकी जो रेंज है वो मैक्सिमम होगी, रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज will be maximum if theta is equals to 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री आप रखेंगे तो आपकी रेंज मैक्सिमम होगी। अगर आपने 45 से कम या 45 से ज़्यादा का एंगल बनाया तो आपकी रेंज छोटी हो जाएगी। अगर आप जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये आपकी बुक में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी है और वो कुछ यूँ है कि आपके पास एक के नीचे आ जाते हैं, ये आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये आपके पास 60 डिग्री पर अगर आप किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो 60 डिग्री ये आ गया, और अगर आप किसी को थ्रो करते हैं 45 डिग्री पर तो आपकी रेंज ये होगी 45 डिग्री, और अगर आप 30 डिग्री पर किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो आपकी रेंज ये होगी। ठीक है, तो आप नोटिस कर लें, आप इस फिगर को देख लें या अपनी बुक में लगी तस्वीर पेज नंबर 69 पर अगर आप इस तस्वीर को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि रेंज इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम कब है, जब एंगल 45 है। अगर आपने 45 से ज़्यादा किया यानी 60 किया तो आपकी रेंज कम हो गई, और अगर आपने 30 किया तो भी आपकी रेंज कम हो गई। रेंज कम करने के लिए आप एंगल को ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब दुश्मन की फ़ौजें आपके बहुत करीब आ जाएं और आपका मिसाइल काफ़ी दूर तक जा सकता है तो आप क्या करेंगे, जस्ट एंगल ज़्यादा कर देंगे और नतीजे में उसकी रेंज कम होकर, और इस तरह से आप अपने दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। मत कीजिएगा, बुरी बात है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।